So by far we know how we can induce an EMF and also how we can induce current in a coil. Now we will be learning कि coil के अंदर ही खुद ही के change in magnetic flux के वजह से उसी के अंदर हम current कैसे generate कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं self induction. इसको एक example के help से हम समझते हैं. So let's say I have a circuit जिसमें मैंने एक coil connect किया हुआ है. Coil के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक बैटरी भी कनेक्ट किया है. राइट. सो एज वी कैन सी बैटरी का मेरा डायरेक्शन यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, विच मीन्स मेरा करंट कुछ ऐसे फ्लो होने वाला है. नॉट जस्ट दैट, मैंने यहाँ पे इस सर्किट के अंदर एक की भी कनेक्ट किया है जिसकी वजह से मैं सर्किट को मेक या ब्रेक कर सकता हूँ, पूरे सर्किट को तोड़ सकता हूँ, वापस कनेक्ट कर सकता हूँ, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ. अब इसके वजह से समझेंगे ये आपके सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन कैसे काम करते हैं. तो पहले हम सेल्फ इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, अभी फिलहाल तो मेरा बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो की है ये ओपन है. यहाँ पे मैंने फिलहाल एक ही सेल कनेक्ट किया है, तो इसको बैटरी बोलने से बेटर मैं सेल बोलता हूँ. इसका EMF E है और ये कॉइल है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे. राइट. सो फिलहाल मेरा की ओपन है, विच मीन्स मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं है. और अगर मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे करंट भी फ्लो नहीं करेगा. यानी कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मेरा जो भी टोटल EMF होगा पूरे सर्किट में, जो भी वोल्टेज इसको फील होगा ये तो जीरो होगा. और अगर करंट पास नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिल सकती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, बट आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने नहीं मिलेगी. राइट. क्योंकि हमको पता है जैसे करंट पास होना स्टार्ट होगा इस कॉइल के अंदर, तो करंट पास होने के वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो जनरेट होगा. पर इस केस में फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा सर्किट ओपन है, करंट पास नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का कोई फिलहाल तो नहीं बन रहा है. अब हम क्या करेंगे, इस की को करेंगे क्लोज. जैसे इस की को क्लोज करेंगे तो मेरा पूरा लूप या पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से इस पूरे लूप के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब ये बैटरी के EMF के वजह से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, ये फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जिसके वजह से इस लूप के अंदर करंट जनरेट होगा. सो मेरे करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव. लेट्स से ये बैटरी का कैपेसिटी है 3 वोल्ट. अब देखो जब मेरा सर्किट डिसकनेक्टेड था तब पूरे लूप में जो वोल्टेज था वो 0 था. अब मेरा बैटरी कनेक्ट हो गया, अब पूरे लूप के अंदर वोल्टेज कितना होगा, इट विल बी 3 वोल्ट. यानी जो EMF जो फील होगा हर एक इलेक्ट्रॉन को वो कितना होगा, 3 वोल्ट. तो ये 0 से लेके 3 तक इसके बीच में क्या होगा वो हमको देखना है. देखो जब 0 तब तो काफ़ी ऑब्वियस था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था. बट जब 3 था, यानी अपना सेल पूरा अपना पावर दे रहा है, अपने पूरा EMF के अपने पूरे फोर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है पूरे लूप के अंदर, तब क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा इस लूप के अंदर तो इसके साथ साथ ये कॉइल के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा. अब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा ये डिपेंड करता है मेरे सेल के पावर के ऊपर. तो यहाँ मैंने उसको 3 वोल्ट लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. अगर ये 3 की जगह मैं 6 वोल्ट कर दूं तो वो मेरे मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करेगा और बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. 3 की जगह हाफ कर दूं, 1.5 कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका छोटा बनता. राइट. इस केस में 3 वोल्ट पकड़ के चलता हूँ तो कुछ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा करंट पास होने की वजह से. अब हमको देखना है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा. क्योंकि देखो जब वोल्टेज 0 था, कनेक्ट करते ही अचानक से वो 3 वोल्ट नहीं हो जाएगा, वो बढ़ेगा. हाँ ऑब्वियस बात है, हमको वो इंस्टेंटेनियस दिखेगा. आप उसको कनेक्ट करते ही फट से आपको 3 वोल्ट जितना 3 वोल्ट के अकॉर्डिंगली करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. बट उसको 0 से लेके 3 तक जाना तो पड़ेगा ना. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो 0 से लेके 3 तक जाएगा, ये वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा. लेट से यहाँ से 1 वोल्ट पे आ गया, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट पे आ गया, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट पे आ गया. हाँ वो इंस्टेंटेनियस होगा बट उसको बढ़ना तो पड़ेगा. राइट. डायरेक्ट 0 से 3 पे जंप नहीं करेगा वो. अब सोचो जब वो 0 से 1 तक पहुंचेगा तो 1 वोल्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, जो ऑब्वियस सी बात है अभी वाले मैग्नेटिक फील्ड से छोटा होगा. अब जैसे वो 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और बड़ा होगा. 2 वोल्ट से 3 वोल्ट तक पहुंचेगा तो आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. तो इस केस के लिए मैक्सिमम इतना ही हो सकता है क्योंकि मेरे सेल का कैपेसिटी उतना है. तो इस प्रोसेस में 0 से लेके V तक क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉइल को बहुत सारा अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए मिला कॉइल के अंदर.
पहले 0 था, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, और फाइनली आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिला। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सो कैन आई से इस कॉइल के लिए फ्लक्स भी तो चेंज होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। And as we have seen so far, whenever there is change in flux, we will see an induced EMF which will lead to an induced current. So इस केस में जब ये 0 से लेके 3 वोल्ट तक पहुंचेगा, जब इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके मैक्सिमम इतने तक पहुंचेगा, ड्यूरिंग दिस टाइम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब ये 0 से लेके यहाँ तक पहुंचेगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड से लेके यहाँ तक, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा विद इन दिस कॉइल इटसेल्फ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपको इंड्यूस्ड करंट भी मिलेगा, जो कि आपका जो ये करंट का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस केस में आपका जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो खुद कॉइल की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जो कि हमारा टॉपिक है। तो इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, जब किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी सेल के कनेक्ट करने की वजह से, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसी के अंदर एक नया करंट जनरेट होता है, जो पहले से जो करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो पहले इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके यूनिट्स वगैरह देखेंगे। सो लेट्स समराइज, जो हमने इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा, जैसे ही हम की कनेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका धीरे 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 बढ़ता जाएगा, राइट। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका जो ये बैटरी का कैपेसिटी पहले वो 0 वोल्ट पे था, वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका करंट भी तो धीरे धीरे बढ़ा होगा। पहले करंट 0 था, फिर आपका करंट बढ़ेगा, तो सबसे पहले आपका चेंज इन करंट होगा। जैसे आप की को कनेक्ट करोगे, पहले करंट 0 था, फिर आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ दिस सेल और बैटरी। सो आपको चेंज इन करंट मिलेगा। अब चेंज इन करंट मिलेगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हेन आई से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी बॉडी से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वही तो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस पास जो हो रहे हैं वो चेंज होंगे, मतलब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। सो करंट चेंज, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब यहाँ से हम आते हैं हमारे चैप्टर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसके वजह से करंट इंड्यूस होगा। तो इस केस में भी ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसके वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। इस केस में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए क्योंकि कॉइल की वजह से ही कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, and the respective current will be referred as self induced current. So this is what we call self induction. Self induction में क्या होता है? एक कॉइल के अंदर पास होते हुए करंट की वजह से एक दूसरा करंट जनरेट होता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि हमारा जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा मेरे जो सेल की वजह से जो करंट होगा, अगर सेल का करंट इस डायरेक्शन में, तो आपका इंड्यूस करंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप बोलोगे उसको वजह से कभी आपका करंट तो आपको मिल ही नहीं पाएगा, नेट करंट 0 हो जाएगा। बट जैसे ही आप ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपका बैटरी आ गया, आपको मैक्सिमम करंट मिल गया कॉइल के अंदर, तो फिर तो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक बार ये कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इन रिटर्न आपको ये दोनों मिलना बंद हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ आपका सर्किट की वजह से कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था। तो अभी हम देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है और इसका यूनिट क्या होना चाहिए। सो द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। यानी एक ही कॉइल के अंदर आपका जब चेंज इन करंट होगा उसके वजह से उसी कॉइल के अंदर जब करंट इंड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। अब जैसे कि हमको समझ में आ रहा है कि चेंज इन करंट पे डिपेंड करेगा आपका इंडक्शन कितना होगा, राइट। सो कहना इसे आपका जो फ्लक्स चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करंट से। करंट जितना चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा, उतना जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना आपका करंट वापस इंड्यूस होगा। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन दिस केस। अब यहाँ पे मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए। ये कांस्टेंट होगा मेरा कैपिटल एल। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। सो इफ आई से फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, लेट्स से दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड वी ऑलरेडी नो दैट
इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो होता है इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और आगे एक नेगेटिव साइन भी लगता है। अगर मेरा फ्लक्स होता है L इंटू आई, तो अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे इसके बेसिस पर एक यूनिट निकालना है इसका, देखो ये मैंने क्या लिखा, di/dt। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये लिखने के पहले, ये है तो मेरा फाई बराबर, बट फाई का वैल्यू तो हमको पता है, फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाई का वैल्यू मेरा होना चाहिए L इंटू आई। नाउ एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट L तो मेरा एक कांस्टेंट है, विच मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा L चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा करंट चेंज होगा। सो इन सबको एक साथ सम अप करें तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि होगा आपका जो चेंज इन फ्लक्स होगा विल बी इक्वल टू L di/dt। If based on this I need to find what is unit of this L। L क्या है यहाँ पर, अब L है यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। So from this we'll be finding what is unit of this coefficient of self inductance। So what I need is coefficient of self induction। So यहाँ पे हम क्या करेंगे, L को छोड़ के बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले लेंगे। So L will be equal to, ऑलरेडी E तो है ये साइड, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, विच मीन्स दिस विल बी di/dt। बेस्ड ऑन दिस मेरे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए, इंडक्टेंस या इंडक्शन दोनों बोल सकते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्शन, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसी फॉर्मूला से हम फिगर आउट कर सकते हैं यूनिट क्या होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज E अपॉन di/dt। व्हाट इज E? इज ईएमएफ, ईएमएफ यानी वोल्टेज, करंट यानी एम्पियर, एंड dt इज टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट लेंगे हम सेकेंड्स। सो ये क्या होगा, वोल्टेज एम्पियर पर सेकेंड, सेकेंड्स को ऊपर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन एम्पियर, वोल्टेज सेकेंड अपॉन एम्पियर। नाउ दिस वन मोर थिंग विच वी कैन ऐड टू दिस, V इज इक्वल टू IR, राइट। इफ V इज इक्वल टू IR, कैन आई से V/I इज इक्वल टू R। सो वोल्टेज अपॉन एम्पियर, ये क्या होगा मेरा, ओहम्स होगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओहम पर सेकेंड, विच मीन्स यूनिट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी ओहम सेकेंड। अब इसके लिए एक और टर्म हमने यहाँ पे यूज करते बहुत बार, इसको हम कहते हैं हेनरी। सो यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी और ओहम सेकेंड और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर।